दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग हिंदी मेजर 1 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति का वर्णन करें। प्रवृत्ति का मतलब होता है उसके स्वरूप का, उसके गुण का, ठीक है, कैरेक्टर का। प्रवृत्ति मतलब स्वरूप का, ठीक है। तो आदिकाल के साहित्य का क्या स्वरूप रहा है, आदिकाल का जो साहित्य वो किस तरह से रहता था, किस तरह से उसको लिखा जाता था, उसके बारे में हमको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर जरूर देखिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर दोस्तों ने तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए और उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारे सेमेस्टर में सभी अच्छी तैयारी कर सके। ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। हम आपको अपनी तरफ से एक छोटा सा काम देते हैं कि वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। एक छोटा सा भूमिका लिखा है, उसको पहले देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण आदिकाल लगभग 10वीं से 14वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक चरण उसी को आदिकाल कहा जाता है। आदिकाल आता है आपका, फिर आपका आता है भक्ति काल, फिर आता है रीतिकाल और फिर आता है आपका आधुनिक काल, जो हम लोग आज जी रहे हैं। तो 4 कालों में इसको रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बांटा गया था। आगे हम लोग उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख लीजिए कि आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। तो इसमें कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण आदिकाल कहलाता है। जो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण है उसी को आदिकाल कहा जाता है। समय आप देख सकते हैं 10वीं सदी से 14वीं शताब्दी तक। इस काल को प्रायः वीर गाथा काल भी कहा जाता है। और ये जो आदिकाल है, ठीक है, इसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय रचित साहित्य में वीरता, युद्ध और राजाओं के पराक्रम का अधिक वर्णन मिलता है। क्योंकि इस टाइम में जितने भी साहित्य लिखे गए, जितने भी रचना किए गए, उनमें राजाओं के वीरता के बारे में, उनके युद्ध के बारे में, राजाओं के प्रशंसा के बारे में लिखा गया था। इसीलिए इनको वीर गाथा काल भी कहा जाता है। ये जो आदि काल है इसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह साहित्य उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। और ये जो साहित्य है, कहा जा रहा है कि ये जो साहित्य है उस समय की, मतलब जो आदि काल, उस टाइम का सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। उस टाइम में समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, धर्म कैसा था, उन सभी परिस्थितियों का ये प्रत्यक्ष प्रतिबिंब, मतलब एक आईना है। पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाएं इस काल की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। और ये जो आप देख पा रहे हैं पृथ्वीराज रासो, ये इसी टाइम का एक ग्रंथ है, इसी टाइम का एक रचना है, इसी टाइम का एक साहित्य है, जो किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्रवरदाई के द्वारा इसका रचना किया गया था। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो चंद्रवरदाई इसका रचनाकार है, पृथ्वीराज रासो के, ठीक है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाएं इस काल की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। ये जो आदिकाल है इसको स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। जो आदिकाल साहित्य है उसकी क्या प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं, उस टाइम में किस तरह से रचनाएं की जाती थी, उस टाइम में किस तरह साहित्य को लिखा जाता था। तो पहला जो हम लोग पॉइंट देखें वो है वीर गाथात्मकता। वीर गाथात्मकता मतलब वीर रस की प्रधानता। वीर रस की प्रधानता, रस का मतलब होता है भाव, फीलिंग, ठीक है। तो वहां पर वीरता की फीलिंग का प्रधानता दिखाया जाता था। मतलब राजा कितने वीर हुआ करते थे, युद्ध कैसे लड़ते थे, युद्ध के बारे में लिखा जाता था, ठीक है। तो रस का मतलब होता है फीलिंग, ठीक है, भावना। तो वीर गाथात्मकता हुआ करता था उस टाइम में। जो आदिकाल में साहित्य हैं वो वीर गाथात्मक हुआ करते थे। आदिकालीन साहित्य की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति वीर गाथात्मकता है। मतलब वो वीरता के बारे में दिखाया जाता था, युद्धों के बारे में बताया जाता था। इस काल के कवियों ने राजाओं और योद्धाओं के शौर्य, पराक्रम और युद्धों का विस्तृत वर्णन किया है। इस टाइम में जितने भी कवि हुए, जितने भी रचनाकार हुए, जितने भी साहित्यकार हुए, उन्होंने क्या किया? तो योद्धाओं के शौर्य के बारे में बताया, राजाओं के बारे में बताया, उनके पराक्रम के बारे में बताया, उनके युद्धों के बारे में वर्णन किया है अपने साहित्यों में। युद्ध के दृश्य, तलवारों की टकराहट, रणभूमि का उत्साह, इन सब का चित्रण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया गया है। उस टाइम के जो साहित्यकार थे उन्होंने इन सब चीजों को दर्शाने का काम किया। जैसे युद्ध का दृश्य दिखाया, क्योंकि उस टाइम में राजा महाराजा का जमाना था और राजा महाराजा के प्रशंसा में लोग लिखते थे। जो साहित्यकार थे उनको वो लोग शरण देते थे। जो राजा महाराजा थे साहित्यकारों को, कवियों को अपने दरबार में शरण देते थे, जिसके कारण जो कवि हैं वो अपने राजाओं के बारे में, अपने प्रशंसा के बारे में, अपने राजाओं के प्रशंसा के बारे में, युद्धों के बारे में, उनकी वीरता के बारे में लिखते थे। इनसे 2 फायदा होता था, उनको वहां पर रहने का जगह मिल जाता था, और दूसरा, जब अपने राजा के बारे में, अपनी सेना के बारे में आप अच्छा अच्छा लिखते हैं तो आपकी प्रजा भी खुश होती है, आपकी प्रजा में हिम्मत आता है। तो दोनों तरह का वहां पर फायदा देखने को मिलता था। आगे इसमें कहा जा रहा है कि कवि अपने आश्रयदाता राजा को महान और अजय नायक के रूप में प्रस्तुत करता था। आश्रयदाता का मतलब क्या है? जो आपको अपने यहाँ पर रहने के लिए मौका देता है, तो उसको बोलते हैं आश्रयदाता। तो कवि जो है, जो अपने आश्रयदाता राजा को महान दिखाता था और अजय नायक में प्रस्तुत करता था।
मतलब हमेशा वो जीतते हुए राजा के रूप में उसको दिखाता था और महाराजा के रूप में उसको दिखाने का काम करता था, जिससे समाज में वीरता और उत्साह की भावना उत्पन्न होती है। और इससे क्या होता था, तो समाज में वीरता आता है और उत्साह की भावना उत्पन्न होती है कि हमारा राजा बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही मजबूत है, हमें कुछ नहीं होगा। प्रजा को इससे खुशी होता था और ये चीज आपको यहाँ पर पूछा भी गया था। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है कि आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन करें। तो आदिकाल में साहित्यों को किस तरह से लिखा जाता था, साहित्य किस बारे में होते थे, उन्हीं प्रवृत्तियों को, उन्हीं रूपों को यहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा था। तो आदिकाल में पहला जो हमने देखा कि जो प्रवृत्ति वो है वीर गाथात्मक। आदिकाल में जितने साहित्य हुए वो वीरों के बारे में लिखा करते थे। ठीक है, दूसरा जहाँ पर हम इसका प्रवृत्ति देखेंगे वो है राजाश्रय की प्रवृत्ति। राजाश्रय की प्रवृत्ति मतलब राजा को महान दिखाना। इस काल के अधिकांश कवि राजाओं के दरबार से जुड़े होते थे, इसलिए उनकी रचनाओं में आश्रयदाता की प्रशंसा प्रमुख रूप से मिलती है। जिस राजा के दरबार में वो लोग रहते थे, जो कवि जिस राजा के दरबार में रहते थे, उन राजाओं के बारे में बहुत ही प्रशंसा वो लोग करते थे और उनके साहित्य में उनकी प्रशंसा बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। कवि अपने राजा को वीर, उदार और महान बताकर उसका गुणात्मक गुणगान करते थे। ठीक है, मतलब जो कवि है वो अपने राजा को वीर बताता था कि हमारा जो राजा बहुत ही वीर है। उदार मतलब क्या होता है, दयालु। ठीक है, बहुत ही दयालु है, लोगों का ख्याल रखता है, महान है, और इस तरह से उनको बता करके गुणगान किया करते थे। इस कारण साहित्य में यथार्थ से अधिक प्रशंसा, और यथार्थ का मतलब समझ आता है, कहा जा रहा है कि इसी कारण, क्योंकि राजा कैसा भी हो उससे कवियों को कोई मतलब नहीं, वो राजाओं का हमेशा क्या है तो प्रशंसा ही करते थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसी कारण से साहित्य में यथार्थ, यथार्थ मतलब जो है सो नहीं दिखा रखे, बल्कि प्रशंसा और अतिशयोक्ति, प्रशंसा और अतिशयोक्ति देखने को मिलती है। मतलब जो है उसको ना दिखा करके प्रशंसा देखा जाता है और जो होना चाहिए उस चीज को दिखाया जाता है। यह प्रवृत्ति उस समय की सीमांत व्यवस्था को भी दर्शाती है। क्या कहा जा रहा है कि ये जो प्रवृत्ति है वो उस समय की जो सामंती व्यवस्था है उसको भी दर्शाने का क्या काम करता है। तो ये सब प्रवृत्ति यहाँ पर देखने को मिलता है आदिकाल के टाइम में। तीसरा जो पॉइंट है वो है ऐतिहासिकता और कल्पना का समन्वय। इस टाइम के समय में, जो आदिकाल का समय था, उस समय जो साहित्य का इतिहास है, फिर कैसे जो साहित्य है उसमें ऐतिहासिकता और कल्पना का समन्वय देखने को मिलता है। आदिकालीन साहित्य में इतिहास और कल्पना का अद्भुत मिश्रण मिलता है। कवियों ने वास्तविक घटनाओं को आधार बनाकर अपनी कल्पना के माध्यम से उन्हें और अधिक रोचक और प्रभावशाली बना दिया। मतलब जो कवि थे उस टाइम के, उन्होंने क्या जो भी वास्तविक घटनाएं हुआ करती थी उनमें उनको आधार बनाया जाता था। मतलब उनको क्या है तो एक सॉलिड ठोस चीज बनाया जाता था कहानी का, और उसके बाद उसमें कुछ कल्पना अपने से मिला करके उसके माध्यम से उन्हें और अधिक रोचक और प्रभावशाली बना दिया जाता था। ठीक है, तो ऐतिहासिकता और कल्पना का समन्वय यहाँ पर देखने को मिलता है। इस कारण यह साहित्य पूरी तरह ऐतिहासिक ना होकर के साहित्यिक सौंदर्य से युक्त बन गया। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो आदिकाल का समय था उस टाइम में जो साहित्य लिखे गए वो पूरी तरह से इतिहास उसको नहीं माना जाता, ऐतिहासिक उसको नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें कल्पनाओं को जोड़ा गया। मतलब जो हुआ था उसके बाद, जैसे कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई बाइक से गिर गया, उसको बहुत चोट लग गया और उसमें और भी ज्यादा कहानी है। ठीक है, तो उसमें हम लोग और कल्पना मिला दे कि गया था, हॉस्पिटल गया और तुरंत खड़ा हो गया, वो बोलने लगा, हाथ उसका टूटा था वो फिर सीधा हो गया, ठीक हो गया। तो उसमें हमने क्या किया, कल्पना मिला दिया। तो जो उस टाइम में कवि थे आदिकाल, वो भी यही करते थे, जो ऐतिहासिक चीज है उसमें अपना कल्पना मिलाते थे, अपना इमेजिनेशन मिलाते थे, और फिर क्या तो बहुत ही रोचक उसको बना दिया करते थे। तो ये सब चीज यहाँ पर देखने को मिलता है आदिकाल के साहित्य में। चौथा जो हम लोग यहाँ पर पॉइंट देखेंगे वो है धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति, यहाँ पर धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी देखने को मिलता है। यद्यपि इस काल में वीर गाथा साहित्य प्रमुख था, मतलब वीरता के बारे में ज्यादा बताया गया है, फिर भी सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य के रूप में धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियां भी विकसित हुई। अब ये सिद्ध क्या है, नाथ क्या है, जैन साहित्य क्या है, इसके बारे में हम अलग से क्वेश्चन कराएंगे। तो आपको बस यहाँ पर यह समझना है, कहा जा रहा है कि यद्यपि इस काल में वीर गाथा साहित्य प्रमुख था, फिर भी सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य के रूप में धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियां भी विकसित हुई है। सिद्धों ने रहस्यवाद और तंत्र साधना पर बल दिया। जो सिद्ध साहित्य थे उसने क्या किया, तो रहस्यवाद और तंत्र साधना पर बल दिया। जैसे कि सरहपा ने क्या है तो सिद्धों जो सिद्ध, ये जो सरहपा है इसने सिद्ध साहित्य का रचना किया है। तो आप लोग नाम याद रखेंगे, जो सिद्ध साहित्य है उसका रचना किसने किया, सरहपा ने किया है। फिर नाथों ने योग और आत्मसंयम पर जोर दिया। जो नाथ साहित्य है उसने क्या किया, तो योग और आत्मसंयम पर जोर दिया। इसका जो रचनाकार है वो कौन है, गोरखनाथ है। गोरखनाथ के द्वारा ये नाथ साहित्य का रचना किया गया है। फिर जैन साहित्य ने अहिंसा, नैतिकता और संयम का प्रचार किया। जो जैन साहित्य था उसने अहिंसा के बारे में बताया, नैतिकता के बारे में बताया और संयम का प्रचार किया। और आपको पता है कि जैन साहित्य का रचना कैसे किया, महावीर स्वामी के द्वारा। इस प्रकार इस काल का साहित्य केवल वीरता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आध्यात्मिकता से भी जुड़ रहा था।
कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो आदिकाल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये राजाओं के प्रशंसा में चीजों लिख रहा है या फिर सिर्फ वीर गाथा के बारे में लिख रहा है, बल्कि आध्यात्मिक चीजों के बारे में यहाँ पर लिखा जाने लगा। अगला जहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है लोक भाषा का प्रयोग। इस टाइम लोक भाषा का प्रयोग होने लगा। आदिकालीन साहित्य में संस्कृत के स्थान पर लोक भाषाओं जैसे कि अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ भाषा, ठीक है, जैसे हम लोग बोलचाल के रूप में किसी बोली का उपयोग करते हैं तो वो भाषा। फिर आपका ब्रज भाषा, जो ब्रज में बोला जाता था, आदि का प्रयोग किया गया। इस टाइम क्या है, तो इन भाषाओं का प्रयोग किया गया जहां पर संस्कृत का पहले भाषा का प्रयोग किया जाता था साहित्यों को लिखने के लिए। लेकिन आपको पता है कि जो साहित्य भाषा है, जो संस्कृत भाषा, वो सभी को समझ में नहीं आता था, जिसके कारण लोग अब अपभ्रंश या फिर ब्रज भाषा का प्रयोग करने लगे साहित्यों को लिखने में। तो लोक भाषा का यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलने लगा। भाषा सरल और सहज थी जिससे आम जनता भी इसे समझ सके। यही कारण है कि यह साहित्य जन सामान्य में लोकप्रिय हुआ और मौखिक रूप से भी प्रसारित हुआ। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो साहित्य है वो जन सामान्य में लोकप्रिय हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब अपनी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, ब्रज भाषा का, अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। इसलिए ये क्या है, तो लोकप्रिय हुआ और मौखिक रूप से भी प्रसारित हुआ, मतलब मुंह से बोल करके भी लोग प्रसारित करने लगे, इसको फैलाने लगे। अगला यहाँ पर हम लोग आदिकाल का प्रवृत्ति देखेंगे, आदिकाल के साहित्य का प्रवृत्ति देखेंगे, वो है वर्णनात्मक एवं कथात्मक शैली। आदिकाल के साहित्य का जो प्रवृत्ति वो वर्णनात्मक हुआ करता था, मतलब वर्णन किया जाता था उसको, और कथात्मक होता था। इस काल की रचनाएं मुख्यतः वर्णनात्मक और कथात्मक शैली में लिखी गई हैं। घटनाओं को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया, मतलब जो घटनाएं उसको कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया, विश्लेषण उसमें नहीं किया गया। इस टाइम विश्लेषण नहीं किया जाता था, जिसमें युद्ध, प्रेम, साहस और संघर्ष के प्रसंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। सिर्फ क्या तो वर्णन किया गया कि एक लड़का है, एक लड़की प्रेम करता है, ऐसा से युद्ध करता है, इसके बारे में लिखा गया, सिर्फ वर्णन किया गया, ठीक है। यह शैली श्रोताओं को आकर्षित करती थी, क्योंकि उस समय साहित्य का अधिकतर प्रसार सुनकर होता था। जो आदिकाल उस टाइम में जो साहित्य है उसका प्रसार कैसे होता था, तो सुन करके, मुंह से बोल करके, लिखा नहीं जाता था उस टाइम। सातवां जो पॉइंट है, सातवां जो यहाँ पर प्रवृत्ति देखेंगे हम लोग आदिकाल के साहित्य का, वो है अतिशयोक्ति और अलंकारों का प्रयोग। अतिशयोक्ति और अलंकारों का प्रयोग। आदिकालीन साहित्य में अतिशयोक्ति का व्यापक प्रयोग मिलता है। वीरों की शक्ति और पराक्रम को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। जो वीर है उनकी शक्ति को, उनके पराक्रम को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि ये जो आदिकाल, इसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है। हमको शुरू में बताएं, वीरगाथा का काल का मतलब है कि आपको युद्ध के बारे में, वीरता के बारे में, ठीक है, प्रशंसा के बारे में, राजा के बारे में, युद्धों के बारे में लिखा हुआ है। साथ ही भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न अलंकारों का प्रयोग भी किया गया। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या है, तो विभिन्न अलंकारों, अलंकारों का मतलब होता है चीजों को सजाना। जैसे कि हम यहाँ पर एक कहानी लिखे, ये चीज जो लिखे, तो इसको सजाने का जो चीज है उसी को अलंकार कहा जाता है। जैसे काव्य अधिक आकर्षक बन गया। जैसे जो काव्य का मतलब होता है कविता, तो कविता जो है अधिक आकर्षक बन गया। अगला जहाँ पर हम इसका प्रवृत्ति देखेंगे आदिकाल का, वो है राष्ट्रीय एवं जातीय गौरव की भावना। राष्ट्रीय एवं जातीय गौरव की भावना। इस काल के साहित्य में अपने राज्य, जाति और संस्कृति के प्रति गर्व की भावना स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि लोग उसी के बारे में प्रशंसा करते थे। वीर अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए युद्ध करते थे। यह प्रवृत्ति समाज में एकता, साहस और देशभक्ति की भावना को मजबूत करती थी। तो यहाँ पर राष्ट्रीय एवं जातीय गौरव की भावना देखने को मिलता है, क्योंकि लोग युद्ध करते थे अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए। तो राष्ट्रीय और जातीय गौरव की भावना यहाँ पर देखने को मिलती थी। ये हमारा आदिकाल का कुछ साहित्य की प्रवृत्ति है कि उस टाइम में जो आदिकाल है, जो वीरगाथा काल, उस टाइम में साहित्य की क्या प्रवृत्ति रही, किस तरह से स्वरूप उसका रहा है। आगे दोस्तों एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। निष्कर्ष से पता चलता है कि आपने ऊपर क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, और इसके साथ साथ आपको आधा एक नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। कहा जा रहा है कि आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों को सजीव चित्र प्रस्तुत करती है। क्या कहा जा रहा है कि उस टाइम का सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें जहां एक और वीरता, स्वर और राजस्व की भावना प्रमुख है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन भी दिखाई देता है। यहाँ पर जो आपने जैन साहित्य को देखा, जो नाथ साहित्य को देखा, जो सिद्ध साहित्य को देखा, तो उस टाइम इसका शुरुआत हुआ था। यह साहित्य न केवल मनोरंजन का साधन था, बल्कि समाज में उत्साह, नैतिकता और सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने का महत्वपूर्ण माध्यम भी था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपसे ये पूछा गया था कि जो आपका आदिकालीन साहित्य है उसका क्या प्रवृत्ति रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपका, ये 15 नंबर के लिए क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चैनल पर अगर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये वीडियो अगर आपको पसंद हो तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बनाते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। अपने दोस्तों में प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।